नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आखिर 5 राज्यों का चुनाव खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश का चुनाव, जिसको देश के आम चुनाव के बाद सबसे बड़ा चुनाव कहा जाता है, वहां भी अब सब कुछ सेट हो चुका। आप उन तमाम लोगों के जिन्होंने अपने लिए इस पूरे चुनाव को, खासतौर से बंगाल के चुनाव के बाद जो एक माहौल तैयार किया, यूट्यूबर्स के वो गैंग जो सड़कों पर उतर आए, जिनका पत्रकारिता में योगदान सिर्फ जातिवाद या क्षेत्रवाद या सिर्फ बैठकर राजनीति करने का रहा, वो अचानक आम जनता की निगाहों में हीरो बन गए। ये काफ़ी कठिन समय है उन तमाम लोगों के लिए जिनको पत्रकारिता में भी एक रास्ता बनाए रखना होता है, यानी सच और गलत के बीच एक रास्ता बनाना होता है। सिर्फ रिपोर्ट करना भर नहीं होता, रिपोर्ट के पार क्या होने जा रहा है उसको भी बताना पत्रकारिता के उसूलों में होता है। खैर, उत्तर प्रदेश के चुनाव पर वापस लौटते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐसा लगा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो चुनाव यहीं लड़ा गया, इन 403 विधानसभाओं पर लड़ा गया, लेकिन ये चुनाव लगता है कि बंगाल से शुरू हो गया था। बंगाल में ममता बनर्जी की जीत ने अचानक उन सबको उत्साहित कर दिया जिन लोगों को बीजेपी से कोई वैचारिक, जो राजनीतिक विचारधारा है, उसकी लड़ाई से ज़्यादा एक नफरत की लड़ाई है। जिनको लगता है कि ये पार्टी इस देश को एक अलग तरफ ले जा रही है, यानी इस देश में वो बहुसंख्यकों की बात कर रही है। ये बेहद खतरनाक है, उनको लगता था। चूंकि जो मैंने हिंदू तुष्टीकरण पर काफ़ी बात कर चुका और सब चीज़ों पर भी बात कर चुका, आज थोड़ा सा वापस अपने क्षेत्र में रहूँगा। आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि चुनाव के बाद सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई चीज़ दिख रही थी तो वो था राकेश टिकैत का चेहरा। उनका पूरा जो आवरण आप देख रहे थे वो बेहद बड़े, उन्होंने भगवा पगड़ी बांधी हुई थी और ऐसा दुपट्टा जो एक तरफ से सफ़ेद एक तरफ से हरा था, और उसके साथ खूबसूरती में वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो सिर्फ किसान नेता हैं। वो आंदोलन, कोई भी आएगा, कोई आदमी वोट करेगा, ये वो शख्स है जो लखीमपुर से लेकर कहीं भी बीजेपी को हराने के लिए युद्ध कर रहा था। ये एक पूरा का पूरा, जो मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं के बीच में रहकर नहीं लड़ा जा रहा था। इसको देश के अलग अलग कोने से लोग एक विचारधारा के साथ लड़ रहे थे, और ये लड़ाई बीजेपी को लगातार लड़नी पड़ रही है। आखिर ऐसा क्या है ये, और ये चुनाव के बाद इसके क्या फैसले होने जा रहे हैं, ये बहुत अहम होगा। समाजवादी पार्टी यकीनन विपक्ष के तौर पर दिखाई दी, उसने पिछली बार से अपनी सीटें बढ़ा ली, लेकिन क्या आपको उसमें कोई उम्मीद दिखती है? क्या वो फिर बीजेपी के खिलाफ, अभी यकीनन बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि वो उसने एक बदलाव की दिशा दिखाई या तमाम चीज़ें दी। मुझे लगता है कि ये एक मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर जो मौजूदा इस समय का जातीय गणित है, जो गठबंधन किए गए हैं, उसमें ये उसका भी उच्च था। इससे ऊपर जा पाना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है, जब तक कि वो अपने साथ नए जातीय समूहों का न जोड़े या फिर उनको नई तरीके से रीऑर्गेनाइज ना करे। क्योंकि जिस तरह से अगड़ा पिछड़ा या फिर यादव मुसलमान समीकरण के साथ वो करने की कोशिश की गई, वो तो बीजेपी के खिलाफ काम नहीं करता दिखा। हालांकि बहुत आसानी के साथ बहुत सारे लोगों का आपने बयान पढ़ा। एक ने कहा कि जाटों ने जैसा किया, दूसरों ने वैसा क्यों नहीं किया, किसी ने अलग अलग तरीके से किया गया, और उन तमाम लोगों के सोर्स कम से कम बीजेपी पार्टी में मैं उनको जानता हूं कि उनका फ़ोन कोई बाहर का चपरासी भी नहीं उठाता है। लेकिन ठीक है, उन लोगों के अपने बयान थे। मुझे सबसे बढ़िया बयान जो लगा वही वापस राकेश टिकैत जी के पास जाता हूं। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के वोट कोको ले गई। कोको, आप चूंकि जब उत्तर प्रदेश में बच्चे को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई बात मैं करता हूँ,
हालांकि कोको एक ऐसा शब्द है, जो भी ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो इस शब्द को समझ रहे होंगे। जब हम बच्चे को बहलाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारी कोई चीज़ जब हम उसको देना नहीं चाहते या उससे छीन जाती है या उसको देते हैं तो हम सबसे पहला काम यही करते हैं, खासतौर से अगर वो आग से खेल रहा हो या किसी भी चीज़ से, ऐसी चीज़ से, माचिस से, उससे ले लेते हैं और उसको कहते हैं कि वो कोको ले गई। तो टिकैत साहब को लगा कि कोको जो है बीजेपी को वोट ले गई, और उन्होंने हाउ 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 से डराते हैं लोग। जैसे बच्चों को कहते हैं, हम लोग छोटे बच्चों को सुलाने के लिए या किसी चीज़ से बचाने के लिए कहते हैं कि उधर मत जाना, हाउ हाउ आ जाएगा। तो इन सब के साथ राकेश टिकैत की जो मुझे लगा कि कोको उनके कहने के मुताबिक वोट तो ले गई, लेकिन उनके कान में शायद कुछ कह गई, क्योंकि वोट तो कोको ने ले जाकर फिर से बीजेपी के घोंसले पर ही रख दिए। यानी जो उन्होंने कोको जो वोट उनके यहाँ से उठा के ले गई वो वापस बीजेपी के घोंसलों पर रख गई, लेकिन टिकैत साहब को इसका पता नहीं चला, कोको ने आके उनको बताया नहीं। इस पूरे उसमें अगर सबसे ज्यादा बड़ी लड़ाई, क्योंकि पूरा दिल्ली के करीब होने का और पूरा जो यहाँ से चूंकि पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा लोगों के होने का सबसे बड़ा फायदा अगर कहीं हो रहा था तो वो कुछ समीकरणों को या समूहों को हो रहा था, जो इसको पूरी लड़ाई को जाट लैंड के अंदर पहली लड़ाई मान रहे थे। मैं इस पर पूरी डिटेल के साथ वीडियो कर चुका हूँ, आपने अगर उसको नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। वो बात सही साबित हुई। अलग अलग चीज़ों पर हम लोगों ने बहुत डिटेल से चर्चा की, लेकिन आज फिर हम लोग ये देखते हैं कि आखिर जयंत चौधरी को क्या मिला। अलग अलग जगह पर है, मैं अलग अलग मंडल के रिकॉर्ड के साथ आपको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो पार्टी है जो 5वीं बार लगातार शिकस्त खा रही है। सीटों की संख्या जरूर बढ़ गई, उसको लगता है कि उन्होंने सीटों की संख्या बढ़ा ली, लेकिन ये सीटों की संख्या कम से कम उन बयानों के साथ मिलाप नहीं खाती है जिन बयानों को आप राकेश टिकैत की भाषा में महसूस कर रहे थे, जयंत चौधरी के भाषण में महसूस कर रहे थे, या उन तमाम लोगों के जिन्होंने कैमरों पर बैठकर खूब सारे उन यूट्यूबर्स के सहारे जो एक उगलना होता है, वो बोलना नहीं उगलना होता है, जिसको उगला, वो सब चीज़ें मुझे लगता है धाराशायी हो गई बीजेपी की इस पूरी रणनीति में, जिसमें सबसे बड़ी लड़ाई वेस्टर्न यूपी में बताई गई थी और जिस तरह से कहा गया कि वहाँ से जो संदेश चलेगा वो पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा। और बीजेपी ने इस बार भी पहले 5 फेज में ही अपने लिए बहुमत हासिल कर लिया। यानी पहले 5 फेज में वो 2 फेज भी जिनको लेकर लग रहा था अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कि वो सत्ता की सीढ़ी बिल्कुल छू चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि वो पहले 2 फेज में 100 सीटें ले चुके, 113 में से उन्होंने 100 सीटें हासिल कर ली थी। ये अलग बात है कि वो पूरे 7 फेज में महज 111 सीट हासिल कर पाए, बाकी उनके गठबंधनों की। रालोद विधानसभा और लोकसभा यानी राष्ट्रीय लोकदल दोनों विधानसभा और चुनाव में लोकसभा में मात खा चुका है। पर कहते हैं कि रालोद का 136 सीटों पर असर था। ये बात आप सुन लीजिए, ये अखबारों की हैं, खबरें हैं, मैं जो बता रहा हूँ तमाम अखबारों में आज भी लिखी जा रही है। मतलब आप ये इतना लगता है कि मूर्ख मान लिया जाता है आम आदमी को कि वो आज भी, जबकि ये कलई खुल चुकी है, ये झूठ सबके सामने आ चुका और लगातार आता है, लेकिन चूंकि आपके पास कोई तरीका नहीं था, जरिया नहीं था जो लोग बता सकें। इसमें बताया, पर इस बार वो 33 पे लड़े, उनका असर 136 पे माना जाता है, लेकिन वो सिर्फ 33 पर लड़े। इससे पहले जब मैं बता चुका वो अपने आप लड़ते थे तो 1%, 2.5% से ऊपर उनका वोट बैंक कहीं नहीं पहुंचता, जो कि वास्तविक आबादी के आसपास उनका है। लेकिन चूंकि लिखा जाता है 8 सीटें जीत पाए 33 में, और पिछले चुनाव की मुकाबले ये सफलता 8 गुनी है, तो ये तो सफलता बहुत बड़ी हो गई। इसके बाद इसमें कैसे गुना जा सकता है, क्योंकि कोई भी विश्लेषक आपके साथ जब बातचीत करेगा तो ये बहुत आसानी से कह देगा कि सफलता 8 गुनी हुई है, क्योंकि बीजेपी तो नीचे आई है। 325 सीटें उसके गठबंधन की थी, तो वो तो 274 पर 73 पर आकर रुक गई, और इनको तो बहुत सफलता मिली है, तो 8 गुना। और लेकिन जो वो थिंक टैंक था, इसमें थिंक टैंक भी लिखा है, उनके पास थिंक टैंक भी है। अखिलेश ने 33 सीटें दी और उसमें से भी 7 पे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को रालोद से लड़वाया गया। सिवाल खास पे रालोद के चिन्ह पे गुलाम मोहम्मद का विरोध भी लोगों ने कहा, लेकिन मैं आपको उस समय भी कह रहा था कि कोई विरोध नहीं। सत्ता हासिल करने के लिए जिस तरह की ताकत,
जिस तरह की एक ताकत हासिल करनी है, जिस तरह का लोगों पर एक दबदबा, दबंगई के लिए ये सब ताकत, ऐसा नहीं कि आप बहुत न्याय करने जा रहे हो किसी के साथ। ये चूंकि राजनीतिक ताकत हासिल करने की जो सबसे बड़ी लहर, ताकि उसमें वो दूसरी जातियों को आसानी से दबाकर इस पूरे लैंड को और तमाम चीज़ों को जाटलैंड में, और ये अलग हुआ। मैं फिर कहूँगा बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें देखी हैं। मेरा एक ट्वीट मैंने आपको कल भी बताया था कि वो अमित शाह को दोबारा से फिर हीरो बनाने की एक प्रोसेस है। अब 2002 में भाजपा के साथ जब चुनाव मिलकर लड़ी थी, जो मैंने कहा था उसका सबसे बड़ा उम्मीदवार था, 36 पर लड़ी थी, 12 जीती थी। 2005 तक सपा के साथ 12 सीट पर रहे, 2 उपचुनाव जीते और सीटें हो गई 14, यानी उस समय उसके पास 14 सीटें आई थी। 2012 में कांग्रेस गठबंधन से 36 पर लड़के 8 सीट जीते थे। इससे पहले 2007 में ये पहली बार, मतलब इतने दिनों के बाद 2007 में लड़े थे 254 सीटों पे और 10 विधायक जीता पाए थे। 2017 में खैर 277 उतारे थे इन्होंने और छपरौली पे 1 ही जीत पाया था। यही हाल इनका 2014-2019 में रहा। तो ये इनका असर, जो ये अखबार में खबर लिखते हैं, उन पर मुझे बड़ा उनको तरस खाना चाहिए या उनके इस झूठ पर बोलना चाहिए कि 136 सीटों पर असर रखने वाली पार्टी कभी 36 सीट नहीं जीत पाई। लेकिन आपको लिखते हुए लगता है कि जैसे आपने सब कुछ अपने उस गणित में दे दिया हो। मुझे लगता है कि एक और चीज़ है योगी सरकार का, ये एक और हम लोगों को लगता है कि एक थोड़ा सा और आपके साथ बातचीत, आज चूँकि ऐसे ही बातचीत है, मैं हमेशा की तरह बिना किसी एजेंडे के बातचीत आप लोगों से करता हूँ। ये जो है आपको पश्चिम के 3 मंडलों में 51 सीटें मिली थी यहाँ। अब गाजियाबाद, यहाँ भी जाट आप देखेंगे कि जाट वोटर हैं साहब, हम लोग तो जाट यहाँ भी आते हैं। कुछ गांव जाटों के विधानसभाएं पड़ती हैं, मुरादनगर पड़ता है, मोदी नगर पड़ता है। और तब क्या हुआ यहाँ, तो यहाँ की पांचों सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। अब आप चल सकते हैं गौतम बुद्ध नगर, यहाँ का सबसे बड़ा था, यहाँ की तीनों सीटें जीत ली हैं। बुलंदशहर जाटों का इलाका था साहब, इसमें भी उन्होंने 7 की 7 बीजेपी ने सीटें जीत ली हैं। और मुझे लगता है कि ये तो अब गिनेंगे नहीं कि उसमें ये थी नहीं। हापुड़ में बीजेपी को पिछले में असलम चौधरी जीते थे, वो जो अब सपा रालोद में, लेकिन वो हार गए। धर्मेश तोमर चुनाव जो है, शामली एक ऐसी सीट है जहां वो कह सकते हैं कि उन्होंने हासिल की, यानी एकमात्र जिला मुजफ्फरनगर है जहां वो ये कह सकते हैं कि जाट असर काम करता है, जाट वोट। लेकिन वो ये कहने से पहले 10 बार उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जाट असर नहीं करता है, मुसलमान की जो संख्या है वो उनके साथ मिलके जो मैक्सिमम ताकत हो सकती है उसको हासिल करने के बाद वो किसी सीट पर 7,000 से भी जीते हैं, किसी सीट पर वो 8,000 से जीते हैं, किसी पर वो 5,000 से भी जीते हैं। ये तब है जब आप इस गठबंधन के फ्यूचर में इससे ज़्यादा होने की कोई संभावनाएं आपको नज़र नहीं आती। और जो ज़्यादातर चीज़ें हैं कि बसपा वोट काट रही हो या काट रही हो, इस तरह का इस बार कुछ नहीं दिखा। जो चरथावल सीट है जिस पर महज 5,000 वोटों से, 5 से 6,000 के वोटों में हरिंदर मलिक, जो सबसे बड़ा नेता समाजवादी पार्टी के जाट समुदाय से है, उसमें 5,000 के करीब वोटों से जीतने के बाद, चूंकि जो सलमान सईद है, जो बसपा का मुस्लिम कैंडिडेट है, वो 25,000 वोट लेकर आया, वो भी तब जब कि मुस्लिम वोट एक मुश्त समाजवादी पार्टी पर गया। तो यानी ये मैक्सिमम, इस गठबंधन की जो ताकत है उसका मैक्सिमम उत्स यही है, इससे ज़्यादा आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसी तरह से आप प्रमोद ऊंटवाल को देख सकते हैं, जो वहाँ से अनिल कुमार से समाजवादी पार्टी के हारा, उसका भी यही हाल है। समाजवादी पार्टी मीरापुर में, चूँकि सीट जो है अमित शाह साहब की रणनीति बहुत ताकतवर थी, इसीलिए उन्होंने उस सीट पर जाट को टिकट दिया जिस पर वो गुजर टिकट दे सकते थे या दूसरे तमाम लोगों को टिकट दे सकते थे। और उसका नतीजा उनको मालूम हुआ कि शायद 18 से 20,000 वोटों से वो सीट जीती गई है। चूँकि लड़ाई बुढ़ाना पर थी, बुढ़ाना वहाँ है जहाँ दंगे हुए, जहाँ तमाम चीज़ें हुई, लेकिन जाटों ने बड़े आराम के साथ, बड़े मुसलमानों ने एक साथ, मुसलमानों तो खैर एक तरफा वोट दिया ही है,
लेकिन जो लोग अमित शाह की इस रणनीति को मान रहे थे या जिनको लग रहा था संजीव बालियान इसमें बहुत बड़े कारगर साबित होंगे, उनको कम से कम इस सीट पर जाकर देखना चाहिए कि कोई कारगर साबित नहीं होगा। जातिवाद के धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ मिलकर जिसका आरोप बीजेपी पर लगता है, अगर हम उस आरोप को सीधा का सीधा समाजवादी पार्टी पर रख दें तो आपको लगेगा कि एक भी सीट जीतने की स्थिति में वो नहीं है अगर इसको हटा दें। यानी जो धार्मिक ध्रुवीकरण की बात है, अगर उस धार्मिक ध्रुवीकरण को थोड़ा भी रेशनलाइज आप कर दें या इतना कर दें जितना हिंदू ध्रुवीकरण की बात की जाती है, तो समाजवादी पार्टी इस हिस्से में एक भी सीट जीतने की हैसियत में नहीं है। जाटलैंड में जाट उम्मीदवार एक भी सीट जीतने की हैसियत में नहीं, वो तमाम वोट करने के बावजूद उसमें सिर्फ एक सीट छपरोली है। बागपत में 3 सीटें हैं और बागपत की 3 में से 2 बीजेपी जीत लेती है। ये सब इसलिए टिकैत साहब की हम लोग चर्चा कर रहे थे, कोको की वजह से इस सीट पर आ रहे हैं, क्योंकि जयंत चौधरी तो मुझे लगता है कि वो जानते हैं विपक्ष की राजनीति करने के लिए उन्होंने काफ़ी बड़ा बलिदान दिया है, क्योंकि जिस तरह से उनकी बीजेपी के साथ बातचीत भी थी उसमें मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि नहीं, भाईचारे पे वोट ज़्यादा है, तो इसीलिए उन्होंने भाईचारा किया। अब आप भाजपा कानून पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन और मुस्लिम जाट समीकरण के चलते हुए अधिक, ये फिर कह रहा है किसान आंदोलन, यानी किसान आंदोलन अगर कोई असर रखता तो इन सीटों पर बीजेपी को जगह ढूंढनी भारी हो जाती। ये जो 46 का आंकड़ा है ये 6 में बदल कर रह जाता अगर किसानों के मुद्दे पर कोई वोट पड़ता, क्योंकि किसान बीजेपी के साथ है, किसान किसी दूसरी पार्टी के साथ कम से कम इस समय इस चुनाव में तो नहीं है, ये रिकॉर्ड कहता है। जाट को अगर आप कंप्लीट किसान मान लेते हैं तो शायद आपको इस पर यकीन हो सकता है। 2017 में तीनों मंडलों की कौन कौन से मंडल आपके रहे हैं, अगर आप इसको देखेंगे, मेरठ, मुरादाबाद व सहारनपुर मंडल, यही तीनों जाट मंडल कहलाते हैं। इनमें से अगर आपको 71 में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 20 विपक्ष ने, लेकिन इस बार 31 सीटें यानी सिर्फ 10 सीटें बढ़ी हैं और इनको सबसे ज्यादा 17 सीटें समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन ने कहाँ जीती है, मुरादाबाद मंडल में, जहां मुसलमानों की आबादी अपने आप में बहुत कुछ कह देती है, वहां जाटों के वोट के साथ उसने एक जीत हासिल की है। अब मैं आपको बता देता हूं कि मुरादाबाद में भाजपा 2 पर थी, विपक्ष 4 पर था। इस बार भाजपा 1 पर हुई है, विपक्ष के पास 5, विपक्ष का मतलब वही है। संभल में 2 थे पिछली बार, इस बार संभल में भी भाजपा ने 1 सीट खो दी है। रामपुर में 2 और 3 थे, इस बार भी 2 की 2 सीट रामपुर में बरकरार रही। अमरोहा में 3 सीट थी पिछली बार, इस बार 2 रह गई हैं बीजेपी के पास। और बिजनौर में 5 सीट थी, इस बार 4 रह गई हैं। यानी इसको जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पूरे चुनाव में कहीं भी कोई मुकाबला समाजवादी पार्टी या जयंत चौधरी का गठबंधन नहीं दे रहा था। वो सिर्फ उन यूट्यूबर्स के बयानों में जरूर दे रहा था जो बीजेपी को हराने के लिए बिना कोई तर्क बताए सफाया करते हुए दिख रहे थे बीजेपी का, क्योंकि कोई भी कारण उनके पास बताने के लिए नहीं था। ये सब चीजें जो बिजनौर की सीट है वहां आपको मुस्लिम वोटर्स की तादाद हर सीट पर आपको इतनी दिखेगी कि वो जीत के लिए उसको थोड़ा सा भी सहारा मिलता है तो जीत जाए। लेकिन वहां भी 5 में से 4 सीटें इस बार, मतलब पिछली बार 5 जीती थी, इस बार 4 सीटें जीती हैं और 8 में से 4-4 का हिसाब बराबर हो गया। अब आप सहारनपुर मंडल आ जाइए, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इस तरफ दिखती है इन तीनों जिलों में, सहारनपुर मंडल के, वहां उनके पास 4 सीट थी पिछली बार सहारनपुर मंडल में भाजपा के पास, इस बार 5 सीट हो गई है और वो 3 से विपक्ष 2 पे आ गया। यानी सहारनपुर मंडल जहां सबसे ज्यादा, चूंकि वहां जाट वोट बहुत कम है उस सहारनपुर सीटों पर, सहारनपुर की, लिहाजा वो वहां से उड़ गए। शामली में पिछली बार चूंकि 2 सीट बीजेपी पर थे, लेकिन इस बार वहां से 0 सीट हो गई, यानी शामली सीट भी चली गई। और जो थाना भवन की सीट थी, जो मुझे लगता है सुरेश राणा का जिस तरह का एंटी इनकम्बेंसी का उन विधायक के खिलाफ था, चूंकि गन्ना मंत्री है, गन्ना मंत्री में सारी चीज़ों को लेना था। हालांकि कोई हंस रहा था कि मैंने उस समय भी कहा था कि इनके भाई का भी पेमेंट नहीं हुआ है, किसी ने जब वो पेमेंट की बात कर रहे थे। मुजफ्फरनगर की 6 सीटें पिछली बार बीजेपी के पास थी, इस बार वहां सिर्फ 2 सीटें आई हैं।
मैं आपको बता चुका कि क्या क्या कारण था और कितनी सीट पर कितने वोट मिलने के बाद ये समीकरण बैठा पाई है। अब आप चले जाते हैं मेरठ मंडल की 28 सीटें हैं। पिछली बार मेरठ में 6 सीटें थी। मेरठ वो हिस्सा है जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, वहां 3 सीटें, यानी बीजेपी ने इस बार वहां 3 सीटें गायब की हैं, जबकि उसके पास पिछली बार 7 में से 6 सीटें थी। बागपत में बीजेपी के पास 2 थी, इस बार भी 2 है। बागपत ही जाटलैंड के लिए सबसे ज्यादा लिखा जाने वाला शब्द बागपत है। वहां आपके पास 3 में से 2 सीटें बीजेपी को मिल गई हैं। गाजियाबाद में 5 की 5 साफ कर दी हैं। हापुड़ में 2 की बजाय 3 कर दी हैं। बुलंदशहर में 7 की 7 सीटें बरकरार रखी और गौतम बुद्ध नगर में 3 की 3 बरकरार रखी। ये सब चीजें वो हैं, जबकि कई मिथक इस सरकार के टूटे हैं। मैं ये बता देना चाहता हूं, एक तो 1980 के बाद कोई भी नोएडा सीएम नहीं पहुंचा। योगी कई बार गए, क्योंकि नोएडा में सबसे पहले वीर बहादुर सिंह थे, जब मुख्यमंत्री थे नोएडा गए, उनकी कुर्सी चली गई। नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने, वो भी नोएडा के सेक्टर 12 में नेहरू पार्क का उद्घाटन करने के लिए आए थे और चुनाव हुए और कांग्रेस की सरकार ही चली गई। इसके बाद कल्याण सिंह और मुलायम सिंह भी आए, उनके साथ भी ऐसा हुआ। राजनाथ सिंह थे तो उन्हें नोएडा में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करना था, पर उन्होंने डरते हुए दिल्ली से ही उसका उद्घाटन कर दिया। दिल्ली और नोएडा के बीच में कितना अंतर है। और अखिलेश यादव 5 साल रहे तो उन्होंने नोएडा आने की जरूरत ही महसूस नहीं की। 5 वर्षों में कई बार योगी आए और उसके बाद जीत गए। राम मंदिर में कोई पूजा नहीं करता था, क्योंकि वहां लगता था कि राम मंदिर में पूजा की तो शायद मुसलमान नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये मिथक भी टूट गया। अब 1-2 चीजें और मुझे लगता है कि आपके साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि कल किसी ने कहा था कि जमानत कैसे होगा, उस पर भी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगता है, जो चूंकि मैं बात करना चाह रहा था। अभी बहुत सारे डाटा हैं, डाटा पर बात करना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मुझे तो टिकैत की आगे की रणनीति क्या होगी इस पर भी बात करना। मैं इस बारे में आपसे उत्तराखंड पर भी बात करना चाहता था, क्योंकि उत्तराखंड भी मैं ही देख रहा था, लगातार गया था, लेकिन उस पर बात नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश ही इतना ज़्यादा अपने आप में रंगीला है कि उस पर बात करने से आपका मन नहीं भरता है, सुनने से और मेरा करने से। अब समाजवादी पार्टी का एक तो जाटलैंड आपने देख लिया उसका। अब हम लोग यादव लैंड की तरफ बढ़ते हैं। कन्नौज, एटावा, एटा, औरैया, कानपुर, ये तमाम चीज़ें हैं जो सीटों को, जिन शहरों को गिना जाता है। कानपुर मंडल में अब हम लोग यहाँ देखें, भाजपा को कानपुर मंडल की 27 सीटों में से इस बार सिर्फ 2 सीटें खोनी पड़ी। बाकी सीटें उसके पास जो थी पिछली बार वो थी, उसको 20 सीटें मिली हैं। और समाजवादी पार्टी इस पूरे मंडल में महज, ये मुलायम सिंह यादव का गढ़ था और इस इलाके में भाजपा पिछली बार भी जीती थी। सपा का वो जो है शिवपाल सिंह यादव पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी है। भरथना सीट जरूर इस बार उससे छीन गई है भाजपा से, और वो उम्मीदवार का विरोध जो है बार बार मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा था। इटावा सदर जीतने में समाजवादी पार्टी नाकाम रही और बसपा से संटू साहब उतरे, उन्होंने कुछ चीज़ें दी। औरैया में 3 सीटें थी, इस बार सपा ने 2 ले ली। विधुना से विनय साक्य के जो चले गए, वहाँ मैंने बताया साक्य बहुत सारे थे, और भाजपा के टिकट पर उतरी विनय साक्य की बेटी, चुनाव हार गई। भाजपा के कब्जे में सपा के आ गई, प्रदीप यादव ने हरा दिया। औरैया सदर पर गुड़िया कठेरिया कब्जा रहा। भाजपा फर्रुखाबाद की 4 सीटों पर कानपुर में है, और भाजपा ने कन्नौज में छिबरामऊ और तिरवा के साथ इस चुनाव में कन्नौज सदर पर भी कब्जा जमा लिया। कानपुर देहात की 4 सीटों पर भाजपा बनी रही। कानपुर शहर की 10 में से भाजपा के पास 7, सपा के पास 2 और कांग्रेस के पास 1 सीट थी। इस बार भाजपा को 7 और कांग्रेस को 3 सीट, वो माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी को 3 सीट मिल गई। कल एक मुरादाबाद शहर सीट को मैं गलत पढ़ गया था, उस समय वो था। अगर हम लोग देखें कि क्या हुआ, पिछली बार फर्रुखाबाद में 2017 में भाजपा को 4 मिली थी, इस बार भी 4 मिली है। इसमें यादव भी है, इसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है। कन्नौज में 2 सीट पिछली बार भाजपा के पास थी, 1 सपा के पास थी, इस बार कन्नौज साफ कर दिया। कन्नौज से डिम्पल जो है सांसद रही हैं और यादव बेल्ट का सबसे बड़े गढ़ों में से उसको माना जाता है। इटावा में 2 सीट पहले भाजपा के पास थी, 1 विपक्ष के पास थी, इस बार इटावा में 1 भाजपा के पास रहेगी, जो बदल गई। औरैया में 3 सीटें थी, औरैया में इस बार 1 बीजेपी को मिली, 2 सपा पर चली गई। इसके अलावा कानपुर देहात की पिछली बार भी बीजेपी के पास 4 थी, इस बार भी 4 है।
कानपुर शहर की 7 थी, इस बार भी शायद है, यानी 22 पिछली बार जीती थी, इस बार उन्होंने 20 जीती हैं, 2 बहुत। इसके अलावा क्या कारण था कि आप जो है समाजवादी पार्टी का जो मैक्सिमम कारण है, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात ये रही कि वो अपने आप को जातिवाद से मुक्त नहीं कर पाए। उनकी सीटों का आना एक और है। अब्बास अंसारी के बयान पर मैंने कहा था, जब मैं बैठा था सांसद उनके साथ बीजेपी के ब्रजेश पाठक के पास, हम लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे थे, तो बातचीत में हुआ कि कौन से बयान बहुत कीमती रहे, तो मुझे लगा कि अब्बास अंसारी के बयान पर बीजेपी को उनको पुरस्कृत करना चाहिए इस जीत के बाद। हालांकि वो भी जीत गए हैं तो सदन में उनको धन्यवाद दे ही देगा कोई ना कोई बीजेपी का नेता कि आपके बयानों ने काफ़ी ताकत दी है, क्योंकि इस बार राहुल गांधी से बहुत ज़्यादा उनको मदद नहीं मिल पाई, क्योंकि सोने का फार्मूला जो आलू से बनाने का है वो लोग नहीं ढूंढ पाए। इस बार चर्चा तो 12वीं के बाद इंटर में जाने की भी हुई है, वो बयान भी चलते रहे हैं। और मुझे लगता है कि किस तरह से पिछली बार, इस बार इतना ज़्यादा हुआ, जो कांग्रेस ने 7 सीटें जीती थी। खैर मुझे लगता है कि अब एक सब लोग बसपा का जो है प्रदर्शन को जरूर पूछना चाहते हैं कि बसपा का क्या होगा। बसपा को हम लोग अगर 89 से देखते हैं, पहली बार बसपा 13 सीटें जीतकर 1989 में आई, 1991 में 12 आई, 1993-96 में 67 यानी दोनों बार उसको 67 सीट मिली, और 2002 में 98 सीटें मिली, जब वो लड़ी वहाँ से 2007 में 2006 के साथ आई। और मुझे लगता है कि बसपा का जो है 4 बार सीएम रही हैं। 2012 में सपा को 80 सीट मिली थी, लेकिन 2017 में महज 19 सीटों पर सवाल सिमट आई, और इस बार तो एक ही हो गया। इस बार बसपा का वोट ज़्यादातर ट्रांसफ़र हो चुका है, और जो 22% हम लोग वोट मानते हैं, इसमें से उनके पास सिर्फ 12% बना रहा। कांग्रेस के लिए मुझे लगता नहीं कि बात बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इस बार दावेदारी सपा के टिकटों की हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें थी। किसान आंदोलन फिर लिखा रहा, मुझे उससे लगता नहीं कि, इसलिए आप जान लीजिए कि जिस विधानसभा में गाजीपुर बॉर्डर था वहाँ भाजपा 2 लाख वोटों से जीती है। बीजेपी एक भी सीट मुस्लिम ने नहीं दी, रालोद ने जाट नहीं उतारा, और वो ये सोच रहे थे कि इससे जिस जाति का वो जाट के अलावा या मुसलमान के अलावा वोटर्स देंगे, वो कैंडिडेट देंगे, वो शायद जीत जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो बार बार हमको लग रहा था कि गैर यादव, गैर जाट, गैर मुस्लिम वोट को खींच पाना अखिलेश यादव के लिए इस पूरे इलाके में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी पार्टी की छवि उसी तरह से बनी हुई है जिस तरह से कि वो कास्ट के पूरे हिस्से पर है। और मुझे लगता है कि आपको याद होगा, एक बड़ी शानदार वो हुई थी गाजियाबाद में, तो प्रियंका गांधी का रोड शो भी हुआ था। मुझे लगता है कि, और इस बार पहली बार से ज़्यादा बड़ी जीत रही है। सदर सीट पे जो मुझे लगता है कई सारे बीजेपी के भी खड़े हुए थे कैंडिडेट, उन सबको नहीं मिला। सपा में 1996 के बाद से सपा गाजियाबाद में जीत नहीं पाई है। मुझे लगता है कि उनको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे। मदन भैया बहुत बढ़िया जो लग रहे थे कि वो जीत जाएंगे, 1,27,000 नंद किशोर गुजर को मिले, मदन भैया को 1,18,000 मिले। इसके अलावा बसपा का कहा जा रहा 25,717, और इस वजह से जीते। ये सब लोग लिखेंगे कि बसपा की वजह से जीते। मुझे लगता है ये सब लोग इसलिए लिखवाते हैं क्योंकि इनको मालूम नहीं कि इस बार मुसलमान वोट बसपा को मिला ही नहीं। तो वहाँ जो भी वोट मिला वो बसपा का मूल काडर का वोट था, जो बसपा को ही जाता, चाहे वो किसी मुसलमान को खड़ा करते, चाहे वो किसी और को करते। और अगर वो वोट शिफ्ट कर रहा है तो अभी तक का रिकॉर्ड बता रहा है कि वो वोट शिफ्ट करके उस तरफ जा रहा है, जो मुझे लगता है कि बीजेपी की तरफ उस वोट ने शिफ्ट किया, जो हिंदू दलित है। मुस्लिम्स का तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुस्लिम्स तो पूरी तरह से शिफ्ट कर गए हैं। अब 2024 का लोग कह रहे हैं भाजपा ने, जिन 23 जिलों में भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया है, ये कल आप लोग सुन चुके होंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों पर अब हम लोगों को अब मंत्रिमंडल जरूर बीजेपी का दिखेगा कि वो किसको बनाएगी। हम लोगों को किसको कहते हैं सबसे ज़्यादा, नई सपा है, नई
हवा है, ये सब लोगों को कहा कि पिछड़ी जाति के नेताओं को उन्होंने टिकट शामिल कराया। अब इसको जब हम लोग ये कह रहे थे उनके नेता कि बड़ा दांव है, यही दांव चुनाव के बाद अब उनको लग रहा है कि यही पत्रकार सब लिख रहे हैं कि साहब अब ये उनके खिलाफ हो गया। अब भाजपा से ज़्यादा उनको वोट मिल गया, मतलब माफ़ कीजिएगा, पिछली बार से उनको ज़्यादा वोट मिल गया तो ये उनकी मर्जी है। और इस बार सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे लगता है कांग्रेस की है। 399 सीटों पर लड़ी, 2 सीटों पर जीते। और मुझे लगता है कि आज मैंने एक ट्वीट भी किया था, मुझे वो अच्छा लगा ट्वीट करना, क्योंकि जो ये 2 विधायक हैं, इनका विधायक दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की मीटिंग होगी। और वो मीटिंग में जो है मुझे लगता है उसके बाद ये तय होगा कि एक 3 सदस्यीय ऑब्जर्वर वो बनाया जाएगा, जो लखनऊ आकर बातचीत करने के बाद उन विधायकों के साथ 4 घंटे तक मीटिंग करने के बाद ये फैसला करेगा कि ये दोनों विधायकों ने ये तय किया है कि हाईकमान पर विश्वास जताए हुए विधायक दल का नेता बनाने के लिए उन्होंने सोनिया गांधी को अधिकृत कर दिया है, मतलब उन्हीं को, मतलब उन पर विश्वास जताया और सोनिया गांधी दिल्ली से इसका फैसला करेंगी। अब एक और चीज़ है, अब आप ये सोचिए, इस तरह की खबरों का भाजपा को मिला किसानों और जाटों का साथ। जयप्रकाश पांडे साहब हैं कोई, वो लिख रहे हैं जहाँ तक कि भाजपा को उस जाट समाज का वोट भी झूम के मिला, तो भाई फिर समाजवादी पार्टी को ये वोट कहाँ से आया। फिर शामली में भी अगर आप ये कह रहे हैं उनका वोट उनको मिल गया, तो वाकई फिर तो जाटों का वोट का कोई ले गई, क्योंकि ना तो वो सपा पर रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि सपा को ये अखबार मना कर रहा है, और ना ही फिर वो बीजेपी पे गया क्योंकि बीजेपी तो जाटों ने मना कर दिया था देने से। तो फिर इसका मतलब वो कोई ले गई है। जाट समाज भ्रम फैलाया गया था, मुझे लगता है गन्ना बकाया, खैर इन सब का मैं बागपत को रालोद का गढ़ माना जाता है, वही मैं आपको बता रहा था कि ये सब चीज़ें बीजेपी के पास करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब सा खैर प्रदर्शन प्रभावित हुआ, ये फिर कह रहे हैं, मतलब वो कहना क्या चाहते हैं ये मुझे मालूम नहीं है। पूर्वांचल की कुछ मंत्रियां, बलिया में दोनों मंत्री हार गए। कुछ और भी डाटा, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग डाटा था जो मैं आपके लिए ढूंढ रहा था, क्योंकि 4 जहां सबसे बड़ी सीटें थी जिनको लेकर आपने तमाम पत्रकारों को देखा होगा। निघासन, जहां खीरी की वो सीट जहां उन किसानों के ऊपर ट्रैक्टर वाली बात की गई, तो वहाँ बीजेपी का शशांक वर्मा जीत गए। हाथरस में जहाँ दुष्कर्म पीड़िता के जो हुआ था उसमें उनके एक्शन भी हुआ, हालांकि पुलिस ने जिस तरह से रात में शव को जलाया था उसको लेकर सरकार की बहुत छिछालेदर हुई, लेकिन एक्शन के बाद भी सरकार को जिस तरह से एक एजेंडे में घेरा गया, वहाँ की जनता में भाजपा की अंजुला सिंह को विजयी बना दिया। उन्नाव में जहाँ दुष्कर्म पीड़िता का हर आदमी उसका सब बोलता था, आपने देखा होगा वो कितने ताकतवर उसमें रहा, लेकिन भाजपा के पंकज गुप्ता रिकॉर्ड से जीते। मथुरा को लेकर तमाम लोगों ने ये कहा कि साहब ये फिर बीजेपी वहाँ नया मुद्दा बना रही, वहाँ भी जो है मथुरा से श्रीकांत शर्मा 1 लाख वोटों से जीते। मुझे लगता है कि धनंजय सिंह हार गए, थोड़ा सा माफियाओं की भी इन्होंने बात की है, 7वीं बार जीत गए। राजा भैया का एक तो चली गया है, उसने कहा था कि ना जीते हैं ना जीतने दूंगा, तो वो जीते तो नहीं है। कम से कम इस बात में तो राजा भैया का ज़्यादा वो रह गया कि वो जीता नहीं है और जीतेंगे भी नहीं, ये उन्होंने कह दिया था। हालांकि इन्होंने बताया है, अब मैं इसको अभी नहीं कह पा रहा हूँ कि कितनी सीटें। यूपी में 62% महिला ने वोट दिया, पुरुषों का वोट फीसदी 59% रहा। 75 में से 43 जिलों में महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोट दिया। और ये तो अभी इन्होंने 2022 का दे दिया कि मतलब ब्राह्मण जो है 65% बस भाजपा पर गया, 16 सपा पर और बसपा पर भी। राजपूत 71% भाजपा पर गया, दूसरे नंबर पर वो सपा पर गया 11%, 4 पर। जाटव 34% भाजपा को मिला, 10% सपा को, 47% बसपा को मिला। मैं इन पर कोई यकीन नहीं करता हूँ इस तरह के डाटा पे। मुझे लगता है कि इस तरह के डाटा, इसमें तो 8% वोट बीजेपी को भी दिया है मुसलमानों का। ये बड़ा मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सच्चा पत्रकार होगा जिसने इस तरह का सर्वे किया है। किसान आंदोलन से निपटी नाराजगी 4 जिलों मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और बागपत तक सीमित रही। बागपत मैंने आपको बता दिया 3 में से 2 रही, लेकिन भाई को भी ये शक है कि वो
मिनी पंजाब यानी चौथा चरण था, वहाँ पीलीभीत और लखीमपुर में 12 सीटें भाजपा ने जीत ली। पिछली बार से ज़्यादा सीटें भाजपा को मिली। भाजपा यहाँ 4 सीटें पिछली बार से ज़्यादा जीती है। दूसरा एक और, चूँकि देश वाली जाट और उन सब का किसी ने कहा था, वो बात मैं मानता हूँ कि अमरोहा और उस सब के इलाकों में जब मैं अलग अलग जगह घूम रहा था तो वहाँ ये संख्या अलग अलग है। जो यहाँ के जाट हैं देशवाली, और जो बाहर से पंजाब से आए हुए जो लगभग 200-300 साल पहले इस हिस्से में आए थे, उनकी अलग है। और वो ज़्यादातर बीजेपी को वोट मिला है, उन जाटों का वोट बीजेपी को मिला है। ये बात किसी ने मुझे इस पर करेक्ट किया था, मैंने उनकी बात पढ़ी थी। कमज़ोर बसपा का फ़ायदा दूसरे चरण में बीजेपी फ़ायदा भाजपा को मिला, ये कह रहे हैं। हालांकि 8 सीटें कम हुई थी, 38 से 30 पर आ गई थी। 16 में से 15 सीटें जो है भाजपा ने जीती आरक्षित में। बसपा के वोट से भाजपा ने मुस्लिम वोट, मतलब बसपा के वोट से भाजपा ने मुस्लिम बेल्ट में अपनी जान बचाई है। खैर, यादव लैंड, फिर इसमें एक शुरुआत होगी जाट लैंड, जिसमें जाट लैंड में जो जाटों का वोट जाटों को नहीं मिल रहा है, या जाट पार्टी नहीं जीत पा रही है, लेकिन ये जाट लैंड है। यादव लैंड में भाजपा ने 46 सीट जीती, 7 का नुकसान हुआ और बड़ी बढ़त बनाने में नाकाम रही। मिनी पंजाब रामनगरी, भाजपा की 13 सीटें। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सीटों को यहीं भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा होगा, क्योंकि अयोध्या में कड़ा संघर्ष बना। राजा भैया की योगी लैंड, योगी का किला से बसपा के गढ़ में सपा 46 जो सीटें हैं, वहाँ एक सीट जो है मुझे लगता है कि बीजेपी को मिली। अब कई लोगों ने कहा कि भाई साहब बड़ी सियासत है, अब उनका क्या होगा जयंत चौधरी का। मुझे लगता है कि इस पर हम लोग फिर बात करेंगे। आज के लिए तो मुझे लगता है टिकैत साहब की वो लाइन मुझे अच्छी लगी कि वोट को ले गई, तो फिर ये कहाँ से आ गए। एक बहुत ही अच्छी, आज चूँकि मन तो मैं कुछ पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आपके साथ कुछ और शेयर करना चाहिए। सहारनपुर मैं बता चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बताने का कोई मुझे नहीं लगता कि आप भी बोर हो जाएंगे, इतना लंबा हो चुका है। मंडल वाइज भी मैं आपको बता चुका हूँ, और उस पर बहुत ज़्यादा वोट अब हमको नहीं बताना है। एक छोटी सी, मुझे लगता है कि मेरी पसंदीदा कविता आज मैं पढ़ रहा था, शायद हमारे पास वक्त है, शायद अभी हमारे पास वक्त है कि हम वह हों जो हम हैं और न्याय करें। कल सत्य एक अत्यंत बेवक्त मौत मरा, और गोकी हर एक इसे जानता है। वे ढोंग करते हैं, किसी ने उसके लिए फूल नहीं भेजे हैं। अब वह मर चुका है और कोई रोता नहीं। शायद हमें शोक और विस्मृति के बीच दफन से कुछ पहले अपनी मौत और जिंदगी का मौका मिलेगा कि हम जाएं सड़क दर सड़क, समुंदर दर समुंदर, बंदरगाह दर बंदरगाह, और सबके ऊपर आदमी दर आदमी, ताकि हम पता लगाएं चलाएं कि उसे हमने या अन्यों ने मारा। क्या वे हमारे शत्रु रहे या हमारा प्यार था जिसने वह अपराध किया, क्योंकि अब सत्य मर चुका है और अब हम न्याय कर सकते हैं। पहले हम संदेहास्पद क्षमता के हथियारों से युद्ध करना पड़ा और अपने को आहत करते हम यह भूल गए कि किस चीज़ के लिए हम लड़ रहे थे। हमने कभी नहीं जाना कि किसका था वह रक्त जो हमसे आकर लिपटा। अंतहीन आरोप हम लगाते गए, अंतहीन आरोप हम पर लगे। उन्होंने कष्ट सहे, हमने कष्ट सहे, और अंत में वे जीते और हम भी जीते। सत्य उसके पहले ही हिंसा या बुढ़ापे से मर चुका था, करने के लिए कुछ न बचा। हम सभी युद्ध में पराजित हुए, और इसलिए मैं सोचता हूँ कि शायद अंत में हम न्याय करने लगें या मात्र वह होने लगें जो हम हैं। हमारे लिए यह अंतिम क्षण है, और उसके बाद हमेशा के लिए हमें वह न होना है जो हम हैं, वापस न लौटना है। मे बी वी हैव टाइम कविता का एक ट्रांसलेशन है पाब्लो की, बहुत ही खूबसूरत कविता। आज कुछ और कविताएं सुनाने थी, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ सिंह और रघुवीर साय, ये सब मेरे पसंदीदा कवि हैं, उन पर फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। और आप सबको मैं बार बार ये कहता हूँ कि अच्छा लगता है कि अगर आपको ज़्यादा लोग सुनते हैं और उस पर रिएक्शंस भेजते हैं। इससे ज़्यादा मेरा कोई अभिप्राय नहीं रहता कि मैं मेरे काम के लिए मैं नौकरी करता ही हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप, अगर हम लोगों का इस सिलसिला बरकरार रहे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को इसको भेजें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी करने में अच्छा लगे आप लोगों के साथ। जितने ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत होती है, उसमें जो अगेंस्ट आइडिया भी आता है, उस पर भी आपको जवाब देने के लिए सोचना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर रविवार है, हो सकता है कल मैं अपने गाँव में बैठकर 2 महीनों बाद आपसे अपने बाग में बैठ के बात करूँ।
अभी तो खैर लीची नहीं आई है, लेकिन फिर भी आपसे बातचीत होगी। आज के लिए इतना ही। कम से कम आप इतना ज़रूर कीजिए कि वो तमाम लोग जो झूठ के सहारे या बिना किसी कारणों के सिर्फ एक एजेंडे के साथ काम कर रहे थे, उनके साथ भी इसको टैग कर दीजिए। नमस्कार।